गुड इवनिंग स्टूडेंट। द्विस्थापन अभिक्रिया हमने देखी थी कि इसमें क्या हो रहा था कि जो मेन पदार्थ है ना, वो दो पदार्थ लेते हैं और दोनों पदार्थ क्या करते हैं, आपस में अदला बदली कर लेते हैं। दोनों पदार्थों का विस्थापन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, विस्थापित हो जाते हैं वो। और उसको क्या नाम दिया था हमने, द्विस्थापन अभिक्रिया नाम दिया था। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, ये जो एलएचएस वाली चीज़ें रहती है इनको क्या बोलते हैं हम, अभिकारक, और इधर क्या बोलते हैं, उत्पाद, है ना। तो अभिकारकों के बीच, मतलब ये जो अभिकारक लिए हमने, है ना, इन अभिकारकों के बीच में आयनों का क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को द्विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। देखिए आप एक बार रिएक्शन में देखेंगे कि Na2SO4 है, ये एक्वस फॉर्म में है, और BaCl2 है, ये भी एक्वस फॉर्म में है। अब यहाँ पर Na के साथ में आकर के Cl2 आयन बैठ जाता है, और Ba के साथ में आकर के कौन बैठ जाता है, SO4 बैठ जाता है। ठीक है, तो हो जाता है इधर उत्पाद में BaSO4 प्लस NaCl हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आयनों का क्या हो गया है, अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान हो गया है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या नाम दिया हमने, विस्थापन में भी कैसे विस्थापन, द्विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि दो बार विस्थापन हुआ है। ठीक, चलो अब हम देखेंगे उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं। देखो बहुत ही सरल है ये भी, उपचयन एवं अपचयन। ठीक है, देखो एक प्रैक्टिकल दे रखा है आपके इसमें बुक में कि 1 ग्राम कॉपर का चूर्ण लेना है अपने को। किस में लेना है, तो एक चाइना डिश में लेना है, ले लिया। अब इसको बर्नर की सहायता से क्या करना है, गर्म करना है। जब गर्म करते हैं हम, तो कॉपर चूर्ण जो है उसका क्या होता है भैया, कलर अलर चेंज होता है कि नहीं होता है, ये देखते हैं। ठीक है, तो कॉपर जो है ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना होता है। देखो ये जो है कॉपर है, कॉपर का चूर्ण है। कॉपर जो है ऑक्सीजन से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, और क्या बना लेता है, क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, अब देखो क्या बोला उसने कि हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो सतह की काली परत जो है भूरे रंग की होती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रियाएं संपन्न होती है तथा कॉपर जो है वो क्या होता है, हमको प्राप्त होता है। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है, यदि हम इसको और गर्म करें तो इसमें से हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करेगा और क्या बना लेगा, H2O बन जाता है, पानी अलग हो जाता है और कॉपर का चूर्ण अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रही है एक में, और एक में जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया हो रही है। ठीक, देखिए बच्चों, ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसमें से ऑक्सीजन जो है ना, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो जब ऑक्सीजन निकलता है तो उसको बोलते हैं हम अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन। ठीक है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। ठीक है, और ऑक्सीजन का जुड़ना जो है वो होता है उपचयन। आ गई बात समझ में, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन। देखो अभी हम यहाँ पर इसी अभिक्रिया में देखते हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, CuO है। ठीक है, ये CuO जो है Cu के पास से निकल रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और इस हाइड्रोजन के पास में आकर के ये ऑक्सीजन बैठ रहा है ना, बैठ रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो रही है बेटा, कमी हो रही है। जब ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन निकले, तो उसको बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। और जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था जैसे H2 के पास में, और ये ऑक्सीजन आकर के बैठ रहा है, मतलब वृद्धि हो रही है, तो उसको बोलते हैं उपचयन। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको उपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। देखिए आगे, और ऐसी अभिक्रियाएं
जिनमें उपचयन भी हो और साथ ही साथ अपचयन भी हो। ठीक है, उपचयन भी हो और साथ ही साथ क्या हो, अपचयन भी हो। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, जिसमें अपचयन भी हो रहा हो और उपचयन भी हो रहा हो, है ना। तो उसको क्या नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, देखिए उदाहरण से, जैसे CuO है प्लस H2 है, तो CuO के पास से ऑक्सीजन जो है निकल रहा है, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन H2 जो था वो सिंगल था और उसके साथ में ये ऑक्सीजन जा कर के बैठ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, उपचयन हो रहा है। और ये दोनों अभिक्रियाएं जो है एक साथ हो रही है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे हम, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नीचे और भी उदाहरण दे रखे हैं, जैसे झाड़न है, जिंक ऑक्साइड है, इसके साथ में जो है कार्बन की अभिक्रिया करवाई है, तो इस Zn के पास से O जो है, ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहा है, निकल रहा है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही, मतलब क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और ये जो कार्बन है, कार्बन के साथ में ये वाला ऑक्सीजन जा कर के बैठ रहा है, मतलब ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, उपचयन हो रहा है। और दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रही है, इसलिए अभिक्रिया कौन सी होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। वेरी गुड। चलो अब देखो, MnO2 है और है 4HCl। ठीक है, MnO2 और 4HCl। ठीक, अब इस Mn के पास में जो है ये वाला Cl बैठ रहा है। देखो Cl कितने हैं, 4 लिखा है ना, ये 4H के लिए भी है और Cl के लिए भी है। ठीक है, तो 2 Cl किसके पास जा कर के बैठ गए, Mn के पास में बैठ गए। ठीक है, अब ये जो H था, है ना, इसमें से H के पास में आकर के कौन बैठ रहा है, O जो है कितने थे, 2 थे, तो इसके पास आकर के कौन बैठ गया है, H के पास में O2 आकर के बैठ गया, O आकर के बैठ गया है। ठीक, अब सिंगल कौन बच गया, हमने 4 क्लोरीन थे तो 2 क्लोरीन को यहाँ जोड़ दिया था और 2 क्लोरीन बचे हुए थे हमारे पास, तो उस क्लोरीन को अकेला रहने दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है इसमें, कि कार्बन जो है, कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन इस पहली वाली अभिक्रिया में कार्बन जो है उपचयित होता हो करके कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है क्या कर रहा है, ये इसमें उपचयन हुआ और इसमें क्या हुआ, अपचयन हुआ। ठीक है, और ये दोनों अभिक्रियाएं जो हैं एक साथ हो रही है, इसलिए अभिक्रिया कौन सी होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। नीचे देखोगे आप कि ये जो HCl है, इसमें से Cl2 जो है क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ठीक है, उपचयित हो रहा है। और MnO2 और MnCl2 ये है, MnCl2 में क्या हो गया है, अपचयित हो गया है। ठीक है, इसमें से निकला और इसके साथ में बैठा। ठीक, तो यहाँ पर अपचयन हुआ और इधर उपचयन हुआ। ठीक, तो ये थी अपचयन, उपचयन और विस्थापन और द्विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें आपके चैप्टर में 2 चीज़ें और दे रखी है जिसको हम हमारे दैनिक जीवन में भी देखते हैं बेटा, कि क्या आपने कभी अपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है, तो हमने देखा है। पहला है संक्षारण, जिसको कोरोजन भी बोलते हैं ना। कोरोजन क्या है कि एक कोई भी नई चमकीली वस्तु जो है, नई वस्तु कोई भी रहती है तो वो क्या करती है, बहुत चमकती है ना, चमकीली रहती है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं कि समय के साथ साथ वो जो है कैसी होती चली जाती है, लालिमा युक्त भूरे रंग की परत जो है चढ़ जाती है उसके ऊपर, है ना। और इस अभिक्रिया को लोहे पर क्या कहा जाता है, जंग लगना कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या लोहे के ऊपर जंग लगने से उसका भार जो है बढ़ जाता है या कम हो जाता है। ठीक है, तो बेटा उसका भार जो है बढ़ जाता है।
लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चल। लोहे पर जंग लगना कहते हैं और कुछ अन्य धातुओं में ऐसा भी परिवर्तन होता है। क्या चांदी तथा तांबे के बर्तनों को आपने देखा है ध्यान से? यस मैम, तांबे के लोटे को हम रोज मांजते हैं, नहीं मांजे तो वो तो बिल्कुल ऐसा नीला हरा हो जाता है ना, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो है अम्ल की परत चढ़ जाती है ना। चांदी मैम हम डेली पायल पहनते हैं, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी पायल जो है काली होने लग गई है ना, तो काली हो रही है और तांबे का बर्तन जो है हरा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उस धातु का क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है। क्या हो रहा है? संक्षारण हो रहा है। और ये संक्षारण होता क्यों है? तो ये जब भी कोई धातु हमारे आसपास के वातावरण में अम्ल और आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वो क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। और इस अभिक्रिया को संक्षारण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, और संक्षारण के कारण जो है बहुत सारी चीज़ें खराब भी हो जाती है। अब देखेंगे हम विकृत गंधिता। मैडम ये विकृत गंधिता क्या होता है? उपचयित होने पर तेल और घी जो है ये सब चीज़ें भी क्या हो जाती, उपचयित होती है। और उपचयित होने के कारण तेल एवं वसा जो है विकृत गंधी हो जाते हैं, एक अलग ही गंदी सी स्मेल आने लग जाती है ना। और हम बोलते हैं चीज़ें बहुत पुरानी है ना। उनके स्वाद तथा गंध भी बदल जाते हैं। स्वाद भी आप किसी चीज़ को खाओ जो बहुत दिन से तल के रखी हुई है अपन ने, और यदि वायु के संपर्क में वो चीज़ आ गई है तो वो कैसी हो जाती है? पहली बात तो हम बोलते हैं मैम ये चीज़ें ना चामटी हो गई है ना, वो चामटेपन तो उसमें आएंगे ही सही, साथ ही साथ उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और उसकी खुशबू जो है वो भी चेंज हो जाती है ना। तो तेलीय तथा वसायुक्त पदार्थों को उपचयन जो है उनका हो जाता है, और उनको उपचयन न हो ये रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है, जिनको एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। इनको मिलाते हैं और एक दूसरा काम करते हैं कि इन सब चीज़ों को, जिनमें कि तेल घी से जो चीज़ें बनी हुई हैं, उनको हम वायुरोधी बर्तनों में, कंटेनर्स में भर करके रखते हैं, ताकि हमारे जो चिप्स वगैरह हैं वो चीज़ें क्या नहीं हो, विकृत गंधी नहीं हो। चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटा करके एक नई गैस भरी जाती है जिसका नाम है नाइट्रोजन गैस। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलू चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आप बताओगे नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, और जैसे कि कम सक्रिय गैस से युक्त कर दिया जाता है। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा सक्रिय गैस नहीं होती है, इसलिए ये बहुत टाइम तक चिप्स कुरकुरे को बिल्कुल कुरकुरा बना करके रखेगी और उसको विकृत गंधी होने से बचाएगी, ताकि जो चिप्स और कुरकुरे जो पैकेट में भरे हुए हैं उनका चिप्स का क्या न हो, उपचयन न हो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने ये दो चीज़ें देखी, संक्षारण और विकृत गंधिता। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।